नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुनाइट। मैं हूं स्वाति रायना। टैक्स पेयर्स के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 5 अगस्त तक बढ़ा दी है। रेवेन्यू सेक्रेटरी हंसमुख अधिया ने यह जानकारी दी। पहले आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। आपको बताएं कि पिछले साल भी सरकार ने आईटीआर भरने की आखिरी तारीख एक्सटेंड कर दी थी। 5 अगस्त तक आईटीआर भरने की तारीख बढ़ाने से उन लोगों को राहत मिलेगी जो अभी तक रिटर्न नहीं भर सके हैं। आईटीआर भरने की नई तारीख को सीबीडीटी ने नोटिफाई कर दिया है, तो कुछ और दिनों की राहत मिली है। तमाम इनकम टैक्स फाइलर्स को जो अब तक अपना रिटर्न नहीं भर पाए थे, उनको 5 अगस्त तक अब और समय मिला है अपना आईटीआर फाइल करने के लिए। पहले 31 जुलाई ये तारीख आखिरी तारीख थी, जिसको बढ़ाकर 5 अगस्त कर दिया गया है। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर में ये 1 महीना बढ़ा दी गई है। अगस्त के अंत तक जम्मू एंड कश्मीर में रिटर्न फाइल किया जा सकता है, लेकिन बाकी जगहों पर 5 अगस्त ही इसकी आखिरी तारीख अब रखी गई है। और खुद रेवेन्यू सेक्रेटरी हंसमुख अधिया ने इसकी जानकारी दी। और पिछले साल भी सरकार ने आईटीआर भरने की आखिरी तारीख को एक्सटेंड किया था। 5 अगस्त तक आईटीआर भरने की तारीख बढ़ने से काफी लोगों को राहत मिलेगी। और आईटीआर भरने की नई तारीख को सीबीडीटी ने भी नोटिफाई कर दिया है। जेएनके के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख को 31 अगस्त रखा गया है और बाकी जगहों पर अब 5 अगस्त तक इनकम टैक्स रिटर्न आप भर सकते हैं। तो जिन लोगों ने अब तक आईटीआर नहीं फाइल किया है, उनके लिए कुछ और समय अब बाकी है। आईटीआर भरने की तारीख एक्सटेंड होने से काफी लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि कई लोग अब तक अपना आईटीआर फाइल कई वजहों से नहीं कर पाए हैं। इसलिए 5 अगस्त तक सरकार ने आईटीआर भरने की तारीख बढ़ा दी है। जम्मू एंड कश्मीर में यह तारीख 31 अगस्त तक बढ़ाई गई है। बढ़ते आगे, वित्त मंत्रालय ने 7वां वेतन आयोग लागू करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। सरकारी कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी 1 जनवरी 2016 से लागू होगी। कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का एरियर एक मुश्त मिलेगा। एरियर अगस्त की सैलरी के साथ ही मिलेगा। 1 जनवरी से संशोधित सैलरी में महंगाई भत्ता 0 होगा। महंगाई भत्ता छोड़कर अन्य भत्ते के लिए नोटिफिकेशन अलग से आएगा। अगला ऑर्डर आने तक CGE-GIS के तहत योगदान मौजूदा रेट पर जारी रहेगा। मेडिकल इलाज के लिए ब्याज मुक्त एडवांस मिलेगा। इसके अलावा पीड़ित के परिवार के लिए ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलेगा। तो 7वें वेतन आयोग लागू करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बिजली चोरी की घटनाएं रोकने के लिए ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ा बयान दिया है। पीयूष गोयल ने कहा है कि देश में बिजली चोरी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकारों को स्पेशल पुलिस स्टेशन बनाने चाहिए। इन पुलिस स्टेशनों को ज्यादा अधिकार भी देने चाहिए। पीयूष गोयल ने कहा कि बिजली चोरी के मामलों को अलग थाने के जरिए निपटाया जाए और दोषियों को सजा देने में तेजी लाई जाए। इमर्जिंग मार्केट स्मार्ट ग्रिड के एक सर्वे के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली चोरी भारत में होती है और इससे भारत को हजारों करोड़ों का नुकसान होता है। मेरे सहयोगी प्रकाश से बात करते हैं। प्रकाश, एक बहुत बढ़िया पहल इसको कहा जा सकता है बिजली चोरी को रोकने के लिए। जी बिल्कुल। देखिए, पावर मिनिस्टर से लोकसभा में एक सवाल के जब पूछे गए थे और उसमें ये जानकारी मांगी गई थी कि देश में जो बिजली चोरी की घटनाएं हो रही हैं उसको रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और केंद्र सरकार के पास इस बात की कितनी जानकारी है, कितने AT&C लॉसेस हो रहे हैं और कौन कौन से एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। उसके जवाब में लोकसभा में उस सवाल के जवाब देते हुए पावर मिनिस्टर ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि इन घटनाओं को रोकने के लिए ज़रूरी है कि इस तरह के एक सेपरेट पुलिस स्टेशन बनाया जाए, स्पेशल स्टेशन हो जहाँ पे इस तरह की सुनवाई में तेज़ी लाई जाए और जो सख्ती बरती जाए, जो सज़ा का प्रावधान है, क्योंकि अभी भी जो प्रावधान है उस प्रावधान के तहत पनिशमेंट दिए जा सकते हैं, बस ज़रूरी है उसको इम्प्लीमेंट करने की। और जिस तरीके से बिजली चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और उसकी वजह से जो है जो आम कंज्यूमर है, जो ईमानदार कंज्यूमर है, जो बिजली बिल ईमानदारी से चुकाता है, लेकिन इसकी वजह से डिस्कॉम्स को लॉस होते हैं और जो नॉर्मल कंज्यूमर है, जो ईमानदार कंज्यूमर है, उसको भी हमेशा मतलब पावर कट की दिक्कतें होती हैं।
उसको देखते हुए पावर मिनिस्टर ने एक राज्यों से अपील की है कि वो इस तरह के कदम उठा सकते हैं। ऑलरेडी आप देखिए स्पेशल टास्क फोर्स पावर थेफ्ट को रोकने के लिए पंजाब में ने इम्प्लीमेंट किया है और सफलतापूर्वक उसको अंजाम दिया है। तो एक नज़ीर के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और पावर फॉर ऑल के अगर टारगेट की अगर बात करते हैं, केंद्र सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसमें बिजली चोरी की घटनाओं को रोकना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, लेकिन राज्यों की मदद जरूरी होगी। राज्यों को एक बोर्ड पे लाना होगा और राज्य ही इस पे कदम उठाएंगे जिससे कि इसको रोका जा सकता है। और एटीएनसी लॉसेस की बात करें तो कि कुछ राज्यों में 30% तक एटीएनसी लॉसेस है, तो इसको रोकना बेहद जरूरी है। और इसके मद्देनजर अगर देखें तो एक बड़ा बयान है। अब ये देखने वाली बात होगी कि राज्य किस तरह के कदम उठाते हैं। बहुत शुक्रिया प्रकाश, इस पूरी खबर पर अपडेट के लिए आपका। चलिए अब दाल कीमतों के मोर्चे पर अच्छी खबर है। दरअसल दालों के थोक दाम कम होने शुरू हो गए हैं। जल्द ही इसका असर रिटेल कीमतों पर भी दिखना शुरू हो जाएगा। जुलाई में ज्यादातर दालों के दाम करीब 20% तक घट चुके हैं। इस महीने अरहर दाल का थोक भाव करीब 14% घटकर करीब 80 रुपए प्रति किलो के करीब आ गया है। वहीं मूंग दाल का भाव करीब 10% गिरकर एक साल के निचले स्तर यानी 51 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। कीमतों में गिरावट की सबसे बड़ी वजह बेहतर मॉनसून है। खरीफ दलहन की बुआई लगातार बढ़ रही है और सरकार ने उम्मीद जताई है कि इस साल उत्पादन पिछले साल के मुकाबले करीब 25 लाख टन बढ़ सकता है। 29 जुलाई तक दलहन की बुआई करीब 40% बढ़ी है। और खाद्य मंत्री रामविलास पासवान का कहना है कि दालों की सप्लाई बढ़ रही है, दाम कम हो रहे हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। दाल पर कल राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया, तो दाल का आपने भी पेपरमेंट किया है, लेकिन देखिए दाल वाले मुद्दा पर सबको ये बात मालूम है कि साहब ये सीधे डिमांड और सप्लाई का है। अब हम सप्लाई हमारे यहाँ हो रहा है, दाम घटते जा रहा है, तो इसलिए जो है वो डिमांड एंड सप्लाई का मामला है। बाकी राहुल गांधी जी वगैरह ने जो नाराबाजी वगैरह किया है वो तो सब पॉलिटिकल है। सर जो राज्य जो खरीद नहीं रहे हैं आपसे, उसके ऊपर क्या कहेंगे? कि नहीं, खरीदना चाहिए, राज्य को खरीदना चाहिए। बहुत कम स्टेट्स है, जैसा कि हमने कहा कि हमने जो है अभी तक जो है 40,000 जो है हम लोगों ने आवंटन किया है और उसमें से केवल 5,000 टन जो है वो उठाया गया है। तो राज्य सरकारों को चाहिए कि उठावें। बात कर लेते हैं जीएसटी बिल की, जो मंगलवार या फिर बुधवार को राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा में जीएसटी बिल पर 5 घंटे चर्चा होगी। सरकार को पूरा भरोसा है कि राज्यसभा में इसे पास करा लिया जाएगा। वहीं सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस भी जीएसटी दरों पर कैप लगाने की मांग पर पीछे हट गई है। हालांकि जीएसटी पर शिकायतें दूर करने के लिए कांग्रेस नए सिस्टम की हिमायत में है। इसके अलावा कांग्रेस अगले 5 साल तक जीएसटी दरों में कोई बदलाव न हो, इस पर जोर दे सकती है। आपको बताएं कि कैबिनेट ने जीएसटी में प्रस्तावित 1% इंटरस्टेट टैक्स को हटा दिया था। साथ ही राज्यों को 5 साल तक 100% मुआवजा देने की मांग भी मान ली थी। कांग्रेस ने भी जीएसटी को समर्थन देने का संकेत दिया है। आज कुछ आए नतीजों की बात करें। आईसीआईसीआई बैंक के पहली तिमाही के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं। अप्रैल जून तिमाही में आईसीआईसीआई बैंक का मुनाफा 2,976 करोड़ रुपए से घटकर 2,232 करोड़ रुपए रहा। बैंक का ग्रॉस एनपीए 5.82% से बढ़कर 5.87% हो गया है। बैंक के प्रोविजनिंग में भारी बढ़ोतरी हुई है। सालाना आधार पर प्रोविजनिंग 950 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,510 करोड़ रुपए हो गई और इसी दौरान बैंक के लोन रीस्ट्रक्चरिंग में कमी हुई है। वही एलएनटी के नतीजे की बात करते हैं थोड़ी देर में, पहले इस पर प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। We must recognize that the overall recovery continues to be only gradual. That resolution of these large cases takes time. So I think, it's very early to say that all the pressure on NPA accretion is off. I think you will still see, this pressure continue for some time. बैंक के एमडी चंदा कोचर को आपने सुना। एलएनटी के नतीजों की बात करें तो उम्मीद से खराब रहे। अप्रैल जून तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 46% बढ़कर 610 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 419 करोड़ रुपए रहा था। पहली तिमाही में कंपनी की आय 20,048 करोड़ रुपए से बढ़कर 21,873 करोड़ रुपए हो गई है। साथ ही कंपनी का एबिटा 1,641 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,905 करोड़ रुपए हो गया है। मौजूदा तिमाही में कंपनी का ऑर्डर इनफ्लो अच्छा रहा है।
बताएं आपको बाजार में आज कैसी हलचल रही। भारतीय बाजारों की सुस्त शुरुआत हुई। कारोबारी सत्र में आए बिकवाली के चलते बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 157 अंक, निफ्टी 28 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिली। टेलीकॉम, कैपिटल गुड्स, बैंक और मेटल शेयरों में आज गिरावट रही। ऑटो, तेल, गैस, फार्मा शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। हिस्ट्री अगर हम देखने जाएं तो 6 मौके ऐसे हैं जिसमें पास्ट में जब ये 5 या 5 से ज़्यादा बार लगातार ये बढ़ा है। उन 5 मौकों में से एक मौका ऐसा है जब वो छठी पॉजिटिव ग्रोथ नहीं दे पाया और मार्केट फेल हो गया वहाँ से। लेकिन 4 मौके ऐसे हैं जब उसने 6 या ज़्यादा बार बढ़ाया और 2 मौके ऐसे हैं जब लगातार मार्केट 7 सीरीज बढ़ा है। तो ये सब देखते हुए अभी भी ये कहूँगा कि 80% चांस है आगे चलते हुए कि ये सीरीज भी पॉजिटिव क्लोज हो। टाटा ग्रुप के चेयरमैन साइरस मिस्त्री ने आज मुंबई में ग्रुप कंपनियों के सीईओज के साथ एक बैठक की। इस बैठक में 2017-18 के लिए कंपनी की ग्रोथ पर चर्चा हुई। इसके अलावा कारोबार की चुनौती और रणनीति पर भी बात हुई। साइरस मिस्त्री ने बैठक में विजन 2025 का लक्ष्य दिया। इसके तहत ग्रुप कंपनियों को दुनिया की बेस्ट 25 कंपनियों में शामिल होने का लक्ष्य दिया गया है। दुनिया के 25% लोगों को टाटा के प्रोडक्ट्स या सेवा से जोड़ने का लक्ष्य भी दिया गया है। मिस्त्री ने पिछले 2 साल में टाटा ग्रुप की आय और मार्केट कैप में गिरावट पर भी चिंता जताई। मिस्त्री ने कहा कि वैश्विक हालात और कमोडिटी कीमतों में गिरावट का कंपनियों के प्रदर्शन पर असर पड़ा। आज देश भर में सरकारी बैंकों ने हड़ताल की। देश भर में 10 लाख सरकारी बैंक कर्मचारी एक दिन की हड़ताल पर रहे। इस एक दिन की हड़ताल से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के बैंकिंग ट्रांजैक्शन रुक गए। अकेले गुजरात में 20,000 करोड़ रुपए में के बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर असर पड़ा। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन की मांग है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसके सहायक बैंकों का विलय न किया जाए। इसके अलावा बैंकों के बढ़ते एनपीएस पर लगाम कसी जाए। साथ ही विलफुल डिफॉल्टर्स के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए। एसोसिएशन का कहना है कि अगर सरकार ने बैंक कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी तो ये हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। हमारी मुख्य डिमांड ये है कि सरकार एसोसिएट बैंकों का स्टेट बैंक के साथ मर्जर कर रही है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। सरकार नेशनलाइज बैंकों के मर्जर की बात कर रही है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। सरकार बैंकों को खानगीकरण करने की बात कर रही है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। यदि सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, मर्जर बंद नहीं करेगी, प्राइवेटाइजेशन बंद नहीं करेगी, तो आगे देश भर के बैंक कर्मचारी हड़तालों की परंपरा कर देंगे। एसबीआई के चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य का कहना है कि ब्याज दरों में कटौती तभी होगी जब महंगाई में गिरावट आएगी। भट्टाचार्य के मुताबिक बारिश के चलते सब्जियों की सप्लाई कम हो गई है। मानसून के बाद ही सब्जियों की सप्लाई बढ़ेगी। हमारी एक्सपेक्टेशन इस बार तो लगता है कि जैसी थी वैसी ही रहेगी, क्योंकि आज के दिन में आपको मालूम है वेजिटेबल के प्राइसेस थोड़े बढ़े हुए हैं। ये वेजिटेबल प्राइसेस तभी घटेंगे जब मॉनसून थोड़ा कम होगा, क्योंकि मेनली जो बढ़ा है वो है पोटैटोज, टोमेटोज और चिलीज़ के प्राइसेस। नाउ ऑल ऑफ दीज विल बिकम मच लेस एज द न्यू सप्लाई कम्स टू द मार्केट, द खरीफ सप्लाई कम्स टू द मार्केट, एंड फॉर दैट आई थिंक वी नीड टू वेट फॉर अ मंथ और 2। सेबी ने स्टार्टअप कंपनियों की लिस्टिंग के लिए नए प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव दिया है। इसका नाम होगा हाईटेक स्टार्टअप्स एंड न्यू बिजनेस प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पर प्री लिस्टिंग होल्डिंग में ज्यादा कैटेगरी के निवेशकों को मौका मिलेगा। प्री लिस्टिंग में QIBs के साथ फैमिली ट्रस्ट, NBFCs भी हिस्सा ले सकेंगे। इसमें पोस्ट लिस्टिंग प्रमोटर्स के लिए 25% पब्लिक होल्डिंग की शर्त खत्म करने का प्रस्ताव है। सभी कैटेगरी के निवेशकों के लिए प्री इश्यू लॉक इन 6 महीने किया जाएगा। जी बिजनेस ने 22 जून को ही बताया था कि किस तरह के नियमों का प्रस्ताव हो सकता है। सिविल एविएशन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने रीजनल कनेक्टिविटी पर सरकार का रुख साफ किया है। जयंत सिन्हा ने कहा कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के जरिए सरकार का मकसद हवाई सफर को अफोर्डेबल बनाना है और बिना राज्यों के समर्थन के रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को सफल नहीं बनाया जा सकता। जयंत सिन्हा ने कहा कि इस स्कीम में एयरलाइंस के लिए काफी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। सरकार को एयरलाइंस की तरफ से कई तरह की रिक्वेस्ट मिली है, जिनमें बैंक गारंटी को कम करना शामिल है। कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों की मांग है कि रीजनल कनेक्टिविटी देने के लिए 10% की सब्सिडी केंद्र सरकार दे। वहीं एयरलाइंस ने वायबिलिटी गैप फंडिंग को 3 साल से ज्यादा रखने की मांग की है।
रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को 15 अगस्त तक फाइनल कर दिया जाएगा। डिमांड की कोई कमी नहीं है और अगर हम कोई भी शहर को, चाहे वो सूरत हो, चाहे वो भुवनेश्वर हो, चाहे वो मैसूर हो, ये शहरों को अगर हम लोग जो बड़ी बड़ी जो हम लोगों की मेट्रोज़ हैं उनके साथ जोड़ लें या और छोटे छोटे शहर के साथ जोड़ लें तो इन सब रूट्स पे ट्रैफिक बहुत आएगा। तो जैसे चौबे साहब कह रहे थे, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी यहाँ बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बढ़िया है और इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी का पूरा लाभ हमारे एयरलाइंस ले सकते हैं। एयरलाइंस की तरफ से आई है कि आप इसको 3 साल से बढ़ा के और लंबा आप स्कीम बनाएं, सिर्फ 3 साल के लिए ना करें। वो एयरलाइंस की तरफ से आई है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आई है, खास करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ से आई है कि आप जो 10% सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट से चाहिए उसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिलवाएं। कुछ और स्टेट गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट आया है कि जो आपने 200 किलोमीटर और 800 किलोमीटर की बंदिश लगाई है उसको आप और ज़रा रिलैक्स करें। पॉन्जी स्कीम से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस को अंतिम रूप दिया है। इन गाइडलाइंस के जरिए कि सही स्कीम्स और पॉन्जी स्कीम्स के बीच अंतर भी साफ हो जाएगा और अब इन ड्राफ्ट गाइडलाइंस को पीएमओ के पास भेजा भी जाएगा। पीएमओ कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ चर्चा के बाद ड्राफ्ट गाइडलाइंस पर अंतिम फैसला लेगा। आज मंत्रालय ने इस बारे में इंडस्ट्री के साथ बैठक की और उनमें सुझाव भी दिए और इस बैठक में फिक्की, सीआईआई, एसोचैम, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अलावा एमवे और इफ्लेम जैसी कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। देश में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 72,000 करोड़ रुपए की है। विजयमाल्या से जुड़ी खबर बताएं, मुंबई की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कोर्ट में आज वो फिर हाजिर नहीं हुए। मुंबई के पीएमएलए कोर्ट ने माल्या से आज 11 बजे तक हाजिर होने के लिए कहा था। कोर्ट की तरफ से 29 जून को इस बारे में प्रोक्लेमेशन नोटिस जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि वो देश से भाग गए हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए छिप रहे हैं। पीएमएलए कोर्ट ने ईडी की गुजारिश पर यह नोटिस जारी किया था। माल्या के हाजिर नहीं होने पर अब ईडी उनकी और संपत्तियां जब्त कर सकता है। अब तक ईडी ने माल्या के 1411 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की है। आईडीबीआई बैंक की तरफ से किंगफिशर एयरलाइंस को 900 करोड़ रुपए के लोन की ईडी जांच कर रहा है और माल्या पहले ही मुंबई की एक विशेष अदालत की तरफ से भगोड़ा घोषित किए जा चुके हैं। माल्या का पासपोर्ट रद्द किया जा चुका है जबकि इंटरपोल के जरिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने की कोशिश भी नाकाम हो चुकी है। माल्या के खिलाफ सीबीआई और एसएफआईओ भी जांच कर रहे हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने आईडीबीआई बैंक से लिए गए लोन को अपनी विदेशी कंपनियों में लगा दिया। दिन भर हो रही बारिश ने कैसे दिल्ली एनसीआर का जीना मुहाल किया, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं राहुल गांधी ने आज लखनऊ से मिशन यूपी की शुरुआत कर दी। उन्होंने आज सभी विरोधियों पर निशाना साधा। बताएं आपको, कांग्रेस ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को यूपी का सीएम उम्मीदवार घोषित किया है। राहुल गांधी ने आज लखनऊ में उद्घोष कार्यक्रम के साथ मिशन यूपी की शुरुआत की। कहा कि बीजेपी, एसपी और बीएसपी ने यूपी का बुरा हाल कर दिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने राहुल गांधी से पूछा कि 78 साल की शीला दीक्षित को यूपी का सीएम उम्मीदवार क्यों बनाया गया। जवाब में राहुल ने सिर्फ ये कहा कि उनके पास अनुभव है कि शीला जी की उम्र की वजह से वे उचित मुख्यमंत्री की उम्मीदवार नहीं है। आपका क्या विचार है? युवा जरूरी होता है, उसकी एनर्जी जरूरी होती है, मगर एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। 3 बार उन्होंने दिल्ली में राज किया और दिल्ली का चेहरा बिल्कुल बदल दिया। जी एंटरटेनमेंट ने जर्मनी के लिए बॉलीवुड मूवी चैनल Z.1 लॉन्च किया है। जील के एमडी एंड सीईओ पुनीत गोयनका ने चैनल को जर्मनी में लॉन्च किया। इस मौके पर पुनीत गोयनका ने कहा कि जी एंटरटेनमेंट की 171 देशों में मौजूदगी है और पूरी दुनिया में 100 करोड़ से ज्यादा दर्शक हैं। ये चैनल जर्मनी में फ्री टू एयर होगा।